हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लोग क्लास 12th के यूपी बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास तक यानी लेक्चर 11 तक, ये बहुत बड़े लेक्चर नहीं थे, 10-10 20-20 मिनट का लेक्चर था, जाके देख के आइए और नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, आपको बारीक से हर एक चीज समझ में आएगा। और चैनल का नाम है सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी सारा ऐड नहीं किए हैं, लेकिन आपको वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो 11 वीडियो तक आपको 15-16 मिनट का 20-20 मिनट का वीडियो मिलेगा। आप जाकर उसको पहले पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बना के आइए, तब आज का वीडियो जो है एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं तो उसको आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर 11 तक हम लोग खाली क्या पढ़े थे? निषेचन पूर्व घटना बताए थे ना। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के 3 घटनाएं हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन की घटना, उसके बाद है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या हुआ, यानी निषेचन से पहले क्या क्या होता है। हम लोग बनाए निषेचन से पहले युग्मक, नर में नर युग्मक बनाए, परागकण, मादा में मादा युग्मक बनाए, आपका भ्रूणकोश जो बनाए थे 7 कोशिका 8 केंद्रक। उसके बाद युग्मक बनने के बाद जो प्रक्रिया थी वो क्या था? वो था कि युग्मक जो है वो दूसरे युग्मक के पास पहुंचे, यानी परागकण जो है वो वर्तिकाग्र के पास पहुंचे। ठीक है, तो परागकण का वर्तिकाग्र के पास पहुंचने की घटना जो था वो था परागण। हम लोग युग्मक बना लिए थे और युग्मक को यानी नर युग्मक को मादा के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिए थे, जिसकी घटना हम लोग परागण। अब परागण के कितने प्रकार था? 100 परागण, पर परागण में जो जो था सारा चीज पढ़ चुके हैं हम लोग। कृत्रिम परागण भी कर लिए जो मानव द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये मत देखिएगा, सोचिए मत कि मेहंदी लगाए तो कुछ ऐसा बात है, नहीं। हमारे घर थोड़ा सा हमारी सिस्टर का वो एंगेजमेंट था तो उसमें तिलक चढ़ाए थे, और कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, आप लोग गलत मत समझिएगा, नहीं तो आप लोग लगेंगे 3-5 करने। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इधर देखिए ध्यान से। अरे यार अभी उम्र क्या है हम लोग का, इधर देखिए। अरे यार ये आगे बढ़ गए क्या? थोड़ा सा 1 सेकंड रुकेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, यहाँ तक हमको पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, हाँ देखिए, जो चैप्टर था हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसमें हम लोग निषेचन पूर्व घटना कर चुके हैं। आज करेंगे निषेचन की घटना, उसके बाद करेंगे निषेचन पश्च घटना। आप सोच रहे होंगे कि 11 लेक्चर तो निषेचन पूर्व घटना में लगा, तो इसमें भी लगेगा। नहीं, आज के लेक्चर में निषेचन की घटना पूरी कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित बोर्ड में लिख के ले लीजिए आएगा, हर साल आता है, और कौन सा आएगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा है निषेचन की घटना। निषेचन की घटना, निषेचन की घटना, यानी निषेचन की घटना में होगा क्या क्या। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, निषेचन पूर्व घटना खत्म हमारा। तो निषेचन की घटना में सबसे पहला हेडिंग है आपका पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है ये पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब होता क्या, वो भी हम फिगर के साथ, देखिए सारा फिगर हम खुद हाथ से बनाते हैं, और साथ में जितने 3D डायग्राम होता है उसको भी दिखाते हैं, तो दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो फिगर तो आपको अपने हाथ से ही बनाना है ताकि प्रैक्टिस बना रहे। सारा चीज अगर हम चाहें तो इसी तरह बस स्मार्ट बोर्ड दिखा दें कि हाँ ये फिगर है वो फिगर है, चलो ठीक है हो गया, टाइम खत्म, जल्दी से हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे बनाने का। इसीलिए हाथ से जो फिगर बनाएंगे वो आपका प्रैक्टिस रहेगा, साथ में वो भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। आखिर जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, ये था आपका वर्तिकाग्र ना, और इस पर क्या पहुंच चुका है? परागकण। इस पर क्या पहुंच चुका है भाई? परागकण। जब इस पर पहुंच चुका है तो क्या इनके बीच कोई अभिक्रिया होती है? क्या कोई क्रिया होती है? क्या कोई रिएक्शन होता है? इनके बीच क्या क्या होगा, कौन सी भी क्रियाएं होंगी, आखिर होता क्या है, यही चीज हमको जानना है। ठीक है, तो यही चीज में होना। इधर देखिए क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझिए।
जब पराग स्त्री केसर पर जाता है तो पारस्परिक क्रिया करता है वह प्रक्रिया जिसमें स्त्री केसर पराग कण के साथ प्रतिक्रिया करता है ताकि सही निषेचन किया जा सके। सही निषेचन किया जा सके क्या मतलब है, नहीं समझे? कहने का मतलब है कि आखिर इसके ऊपर जाके परागकण करेगा क्या, क्या होगा इसके आगे। तो सही निषेचन क्या होगा? सही निषेचन कहने का मतलब है कि मान लेते हैं गुड़हल का कोई पुष्प है और उस पे आके किसी दूसरे पुष्प का आ जाए, मतलब कि अब मान लेते हैं कोई और गुलाबा मान लेते हैं, उसका परागकण आ गया, तो क्या इसके रिएक्शन होगा? नहीं होगा। तो सही रिएक्शन करने के लिए सेम जाति का फ्लावर होना चाहिए, तभी जाके रिएक्शन आगे होगा, नहीं रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, सेम जाति का होना चाहिए। इधर देखिए तो होता क्या, स्टेप्स क्या है, आखिर वहां पे जब पहुंच जाता है परागकण स्त्री केसर पर, जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण, ये बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी परागकण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो वही चीजें होती हैं। इधर देखिए स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप है आपका पॉलन डिपोजिशन, पराग का वर्तिकाग्र पर गिरना। सबसे पहला स्टेप यही है कि पराग कण आएगा और वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में पहला स्टेप क्या था कि पराग आएगा और स्त्री केसर पे गिर जाएगा। इधर देखिए फिर पॉलन रिकॉग्नाइजेशन, पराग की पहचान। अब ये जो स्त्री केसर है, जो वर्तिकाग्र है, ये पहचानेगा कि क्या ये हमारी जाति का परागकण है कि नहीं, किसी दूसरे पुष्प की जाति का परागकण आके नहीं ना गिर गया। अगर अपने जाति का रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं रहेगा तो रिजेक्ट कर देगा। जैसे होता है आप लोगों में, हम लोगों में, कि हम लोग के सेम कास्ट का है तो घरे वाले एक्सेप्ट करते हैं, नहीं है तो रिजेक्ट कर देते हैं। और वो बात अलग है कि हम लोग ये जो कास्ट बना हुआ है, इस कास्ट से कोई मतलब नहीं है। बायोलॉजिकली ये कोई कास्ट नहीं होता है, ये एक मिथ होता है। कास्ट मतलब होता है हम लोग की जो जाति, हम लोग की जो स्पीसीज है वो होमोसेपियंस है। और होमोसेपियंस के बीच में चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, यादव हो, मौर्य हो, ठाकुर हो, पंडित हो, इन लोगों के बीच में निषेचन हो सकता है और अगली संतान उत्पन्न हो सकती है। अगर निषेचन नहीं हो पाता, अगली संतान उत्पन्न नहीं हो पाती, तब मानते हैं कि क्या है, ये अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग क्या है, जाति के हैं। लेकिन अगर निषेचन हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सेम जाति के हैं, यानी मानव एक सेम जाति है। और ये समझिए कि हम लोग मानव जाति के और हम लोग किसी जाति के नहीं। ठीक है, हाँ, और हम लोग के बीच में पारस्परिक निषेचन की अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं, अगर ये सेम जाति का है तभी एक्सेप्ट करेगा परागकण को निषेचन के लिए। अगर दूसरे पुष्प का है, मतलब दूसरे कैटेगरी का, गुलाब का है, दूसरे लिली, ये सब मतलब अंड कबंड और कोनो पुष्प आ जाए, उसका परागकण आके इस पे गिर जाए गुड़हल पे, तो थोड़ी उलेगा, कहेगा नहीं भाई तुम दूसरे जाति के हो, गुड़हल का लाओ। गुड़हल में थोड़ी बाटा है कि हम गुड़हल यादव हैं और हम गुड़हल मौर्य हैं, हम गुड़हल सिंह हैं, हम गुड़हल पंडित हैं, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, जिसके पास बुद्धि है, बौद्धिक क्षमता विकसित हो गई मानवों में, वो अपने अपने पैसे के अनुसार, लेवल के अनुसार जातियां बांट दी हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, इधर देखिए तो पहला स्टेप की परागकण आके गिरा। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि जो परागकण है उसको पहचाना गया कि सेम जाति का है कि नहीं। देखिए वर्तिकाग्र पर परागकण को पहचानता है कि वह उसी जाति का है या नहीं। अगर रहेगा गुड़हल का है परागकण और गुड़हल ही वर्तिकाग्र है, भाई आओ निषेचन करो। ठीक है, तो दूसरा काम। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना कि पराग स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया, यानी पराग स्त्री केसर की जो पारस्परिक क्रिया है ताकि निषेचन हो जाए, वही क्या है, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन है। इनके बीच में अगर सही सही प्रक्रिया हो रही है, सत्य निषेचन हो रहा है, तब वही पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन है। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता है, पहले उसमें देखा जाता है परागकण गिरा है, तो परागकण गिरा है तो क्या वो उसी जाति का है कि नहीं। फिर आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए पॉलन जर्मिनेशन, अगर उसी जाति का है परागकण तो परागकण का अंकुरण होगा। अंकुरण मतलब अब उसमें से पराग नली निकलना शुरू होगी, बताएंगे भी। फिर पराग नली बनेगा और पराग नलिका वर्तिकाग्र के माध्यम से बीजांड की ओर बढ़ती हुई पहुंच जाएगी। अब इसको फिगर हम बना देते हैं, आगे इसका फिगर भी है। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं एक शेप। शेप कहाँ गया भाई, हाँ शेप ले लेते हैं सीधा, ये यहाँ पे लिए शेप, यहाँ पे एक ऐसे शेप लिए
और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि आपको पराग नली समझ में आए, ठीक है। नहीं तो हम चाहते तो छोटा में भी बना देते। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है आपका बीजांड, आपको पहले से पता है। ये है अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड। ये क्या है भाई, ये है आपका वर्तिकाग्र। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग बीजांड, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये है आपकी सहायक कोशिका, ये है आपका अंड कोशिका, ये आपका क्या है, सहायक कोशिका। ये आपका क्या है, प्रतिमुखी कोशिका। यहाँ पर क्या है, ध्रुवी केंद्रक। समझ में आएगी नहीं? तो ये सब तो आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो पिछला लेक्चर जाके फिर से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये सब हम बारीक से पढ़ा चुके हैं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं, ठीक है। ठीक है, इधर देखिए, हाँ यहाँ पर यहाँ पे वर्तिकाग्र पर क्या आएगा, पराग कण आएगा। ये आया पराग कण, ठीक। अरे रुकिए भाई, यहाँ पर आया पराग कण। पराग कण में क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन। क्या स्पोरोपोलिनिन को कोई तोड़ सकता है? कभी नहीं तोड़ सकता, कभी तोड़ ही नहीं पाएगा भाई, कभी जो है आपका वो तोड़ ही नहीं पाएगा। अब बीच बीच में छिद्र होता है, अभी बताए थे, इसको बोलते हैं जर्मपोर। इसी में से पराग नलिका निकलेगी। और आपको क्या बताए थे कि इसके अंदर एक जनन कोशिका होती है, जनरेटिव सेल, और दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। This is outer layer is called sporopollenin and the inner layer is called, outer layer is made up of sporopollenin and inner layer is made up of pectin plus cellulose। बाहरी जो लेयर होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का, जिसको बाह्यचोल बोलते हैं। अंदर वाले को बोलते हैं अंतःचोल, इंटाइन। बाहर वाले को एक्जाइन। एक्जाइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, और अंतःचोल इंटाइन बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। जाके पराग कण अच्छे से देख के आइए, एकदम बारीक से समझाएं उसको, ठीक है। अब होता क्या है, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। अगर ये सेम जाति का, अरे यार ये कहें कैसे हो गया, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ये स्मार्ट बोर्ड है ना, तो थोड़ा सा दिक्कतें होती है। इधर देखिए, अब होता क्या है कि आपकी जो अंतःचोल है, ये आपका जो अंतःचोल है, अंतःचोल है, अंतःचोल है, यहीं से ऐसे इस जनन छिद्र से, देखिए जनन छिद्र है ना, अब जनन छिद्र से ही पराग नली निकलेगा, उसी के अंदर नर युग्मक टहरते हुए आएंगे। जैसे राम गए थे श्रीलंका में तो पुल बनाया गया था, उसी तरह इस नर युग्मक को यहाँ तक आने के लिए समझ लीजिए एक पुला बनाना है, मतलब एक पराग नली बनाना है, पॉलन ट्यूब बनाना है। तो कैसे बनेगा, ये यहाँ से आपका जो अंतःचोल है यहीं से इस जनन छिद्र से निकल आएगा, क्योंकि हम लोग किसी भी तरीके से स्पोरोपोलिनिन को तोड़ ही नहीं सकते। तो हम लोग स्पोरोपोलिनिन को नहीं तोड़ सकते, तो उसके बीच में जो जगहियां है उसी में से नलियां निकालना है। और उस जगहिया का क्या नाम है, उस जगहिया का नाम है जनन छिद्र, इंग्लिश में बोलते हैं जर्मपोर, ठीक है। तो इसी जगह से हम लोग निकालेंगे पराग नली। ये देखिए पराग नली आगे बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। कितना दूर बढ़ेगा जी, जब तक बीजांड में प्रवेश नहीं कर जाए तब तक बढ़ेगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जो अंतःचोल से जनन छिद्र से एक नली निकला, एक क्या निकला, नली निकला। इसी नली को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग नली। पराग नली, अगर नर युग्मक को बताए थे ना, पराग कण के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक। क्या होते हैं, नर युग्मक। कौन होते हैं वो भी बताएंगे अभी। तो पराग कण के अंदर होते हैं नर युग्मक। नर युग्मक को इस मादा युग्मक अंड कोशिका के पास आने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, और वो रास्ता ही क्या है, पराग नली है। क्या है, पराग नली है। इंग्लिश में पॉलन ट्यूब बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये आपका पराग नली आया, पराग नली आया, तो इस बीजांड के अंदर प्रवेश कैसे करेगा, इस भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कैसे करेगा, कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा, कैसे करी, देखिए कैसे प्रवेश करेगा। ये यही ना है बीजांड, तो इसी भ्रूणकोश के अंदर जाएगा। तो ये देखिए प्रवेश करेगा कहां से, ये देख रहे हैं आपका, नहीं, सहायक कोशिका, साइड साइड का सहायक कोशिका। सहायक कोशिका के पास ये देखिए इतने डिजाइन बना दिए अब ना, इसी डिजाइन को हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म अपैरेटस, अपैरेटस, अपैरेटस,
फिलीफॉर्म अपैरेटस, इसी जो तंतु रूप है, ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है उस सहायक कोशिका के पास होती है, वही अपने ओर बुलाता है पराग नली को। तो ये जो डिजाइन है ना, ये वाला डिजाइन, यही जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन उसके अंदर है उसी को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, और वही तो पराग नली को अपने नीचे खींचता है। कहां खींचेगा? अपने पास बुलाएगा। तो पराग नली भी कहेगा चलो भाई तोरम चल जाती है, इसी के अंदर घुस जाएगा पराग नली। किसमें घुस जाएगा? सहायक कोशिका में। तो कोई बताता ही नहीं है कि ये जो पराग नली है वो क्यों सहायक कोशिका के अंदर जाता है, बस बोल देते हैं कि पराग नली आया और सहायक कोशिका के अंदर घुस गया। क्यों गया? ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है यही खींच लाता है इसको अपने पास। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए होता क्या है, इसके अंदर जो बताए थे ना, जनन कोशिका होती है और क्या होती है, कायिक कोशिका होती है। कायिक कोशिका जो होती है बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। ये कायिक कोशिका है और ये क्या है, जनन कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका के अंदर कायिक केंद्रक जो होते हैं, वेजिटेटिव सेल, ये आगे आगे ये वाला जो कोशिका है देख लीजिए, इसको हम बना दिए आगे आगे चल रहा है, आगे 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 आगे, ये वाला कायिक कोशिका के अंदर जो ये आगे आगे चल रहा है। और बाकी ये जो जनन कोशिका का केंद्रक है, जो जनन कोशिका का केंद्रक है, ये जो जनन कोशिका का केंद्रक है, इसी अंदर अपने ही अंदर डिवाइड करके दो ठो बना लेगा, अपने अंदर डिवाइड करके दो ठो केंद्रक बना लेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। इसीलिए कहते हैं कि एक परागकण के अंदर कितने नर युग्मक होते हैं? दो ठो नर युग्मक, क्योंकि जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है वही डिवाइड करके दो नर युग्मक बना लेता है। कितना नर युग्मक बना लिया? दो नर युग्मक बना लिया। कोई दिक्कत? अब यही नर युग्मक इस पराग नली में पीछे की ओर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। हो थोड़ा सा कलरफुल ले लें भाई, थोड़ा सा ले लिया जाए, पता तो चलेगा ना। हाँ देखिए यही वाला, ये वाला इसको पीला कर देते हैं हल्का सा। ये दोनों नर युग्मक है। अब ये दोनों पीछे पीछे आएंगे, तू आगे आगे चल, हम पीछे पीछे आएंगे। तो यहाँ पे है ये, देखिए फिर आगे बढ़ गया होगा ये, और ये दोनों पीछे रहे होंगे, पीछे पीछे रहेंगे। हो किसका म्यूजिक है? कोई मिल गया का, और हम बनाएंगे कोई हेरा गया। इधर देखिए आपका ये जो है दोनों नर युग्मक अभी आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आगे जाने के बाद ये जो है आपका कायिक कोशिका ये तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? दोनों नर युग्मक। ये दोनों नर युग्मक आके इसी नली के माध्यम से सहायक कोशिका के अंदर से हिलते हुए इसी दोनों भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएंगे। वाह वाह, कैसे है भाई? हो देखे हो, गए हो कभी वाटर पार्क? वाटर पार्क में जब जाते हो तो उस पे से सड़क के स्विमिंग पूल में डायरेक्ट गिर जाते हो, सड़क के और कहीं क्यों नहीं गिरते हो? क्योंकि रास्ता है ना। उसी तरह जो पराग नली है वो यहाँ पे भ्रूणकोश में खुला हुआ है, तो पराग कण का जो नर युग्मक है वो भी सड़क के कहाँ आएगा? इसी भ्रूणकोश में तो आएगा जिसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक है। समझ में आएगी नहीं? तो पराग नली कौन बनाया? एक तरीके से आपका कायिक कोशिका बनाया, अंतःचोल का। बाह्य चोल से कोई मतलब नहीं, वो करेगा क्या भाई? बहुत कठोर है, इससे नहीं मतलब है भाई। हम तो कह दिया कि हम तैसे जगह दे दे रहे हैं, हमसे निकल के अपना काम कर लो, हम टूटेंगे फूटेंगे नहीं, हम बहुत बरियार हैं। हमको तोड़ोगे चलोगे तो तुम टूट जाओगे, मर जाओगे। तो बाह्य चोल को कोई स्पोरोपोलिन को तोड़ता नहीं है। हाँ, उसके अंदर जो भी सामग्री इसके अंदर आना है तो भाई वो जनन छिद्र दिया है, का इसी में से अपना निकल जाओ, हम नहीं बोलेंगे। तो वही बाह्य चोल जो होता है, इसी के बीच का जो जनन छिद्र है, यही अंतःचोल से बनते हुए पराग नली आएगा और सहायक कोशिका में घुसेगा। क्यों घुसेगा? क्योंकि सहायक कोशिका में फिलीफॉर्म अपैरेटस है, उसी के अंदर घुस जाते नली। उसके बाद क्या होगा? ये इसका जो कायिक कोशिका केंद्रक है आगे आगे बढ़ता जाएगा, आगे से आगे नष्ट हो जाएगा। लेकिन पीछे पीछे आपका जो नर युग्मक है, मतलब जो जनन कोशिका था उसमें एक केंद्रक था, बताया था ना, जनन कोशिका था, इसके अंदर एक केंद्रक था, ये डिवाइड होकर 2 केंद्रक बना लिया। अब इसको बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक, नर युग्मक। अब ये दोनों नर युग्मक, क्यों 2 नर युग्मक है उसका काम भी बताएंगे ना। 2 नर युग्मक जाते हैं तो दोनों नर युग्मक पीछे पीछे कहेगा, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आऊंगा। ये कहां से आऊंगा? ये कौन गाना हो गया जी? कौनों ने जुबिन नौटियाल का है, उसके बाद मेरा नंबर आता है। इधर देखो, तो यहां पर आपका जो नर युग्मक है वो आएगा 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 आएगा, और इसी
सहायक कोशिका से अंदर घुस जाएगा, चला गया अंदर। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यदि परागकण संगत हो, अभी बताए थे ना कि परागकण का सेम जाति का है, तो क्या होता है, वो जल ग्रहण करता है, फूलने लगता है। जल ग्रहण करके क्या होगा, परागकण फूलने लगेगा, फूलने लगा और पराग नलिका बनाता है। क्या बनाया, पराग नलिका बनाता है। उसके बाद पराग नलिका की वृद्धि होती है, पराग नलिका आगे धीरे 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 वृद्धि करता है। उसके बाद पराग नलिका के माध्यम से, पराग नलिका वर्तिका के माध्यम से बीजांड में, यानी ये वर्तिका के माध्यम से कहां पहुंच गया, बीजांड के पास, यही ना है बीजांड, इसी के पास पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, निषेचन होगा। अभी निषेचन की घटना आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस पहुंचाए हैं सहायक कोशिका के अंदर, अब निषेचन की घटना कहां क्या करेंगे, आगे पहुंचाएंगे। अब पराग नलिका बीजांड में जाकर दो नरयुग्मक छोड़ती है जिससे निषेचन होता है, तो बीजांड के पास जाकर सहायक कोशिका के अंदर, ये नहीं लिखा हुआ है, बीजांड के पास जाके सहायक कोशिका के अंदर घुसती है और दोनों नरयुग्मक उसके अंदर छोड़ देती है, छोड़ देती है, छोड़ देती है। कौन छोड़ दी, तुमको कोई और छोड़ दी, इसमें नरयुग्मक छोड़ दी। आगे चलो, ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये हम थोड़ा सा और बनाने के लिए बताए थे। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र पर क्या है, ये परागकण, ये है आपका, बना दिए। अब यहीं से निकलेगी पराग नलिका, पराग नलिका, यहाँ पे छिद्र होती है, कोई दिक्कत। ये डिवाइड करके देखिए दो कंडीशन होता है, ये भी जान लीजिए, या तो ये जो जनन कोशिका का जनन केंद्रक है इसी में डिवाइड करके दो ठो बना लेगा, या तो ये जनन कोशिका का जनन केंद्रक इसके अंदर आएगा पहले एक, बाद में दो ठो बना लेगा, या तो पहले ही बना देगा दो ठो इसी में, या तो पराग नलिका में आके दो ठो बनाएगा, तो दोनों कंडीशन हो जाता है, कोई दिक्कत। ऐसे भी होता है, ठीक है। 40% पौधों में लगभग आपका पहले से ही, अरे 60% केस में क्या होता है, लगभग 60% प्लांट्स में दो ठो जो नरयुग्मक पहले ही बन जाते हैं, और धरती पर उपस्थित 40% पौधों में मान लीजिए कि क्या होते हैं कि दोनों नरयुग्मक जो है वो पराग नलिका में आके बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। या तो हम ले लिए हैं एक ईटा, क्या ले लिए हैं, ईटा, ईटा को तोड़ के दोनों अपने हाथ में ले लिया और दोनों खींच के मार दिया, आपके मुंह में फट से फूट गया। या तो हम ईटा इकट्ठ मारे, लेकिन आधा दूर जाते जाते ईटा टूट के दो भागों में बढ़ गया और आपके मुंह पे लग गया, लगा तो दुइये भाग ना, तो ऐसे भी हो सकता है। या तो परागकण के अंदर पहले ही एक अंदर ही क्या हो, एक जो आपका जनन केंद्रक है वो डिवाइड होके दो नरयुग्मक बना ले, या तो क्या हो, इस पराग नली में जाते जाते दो नरयुग्मक बना ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं। हाँ, उसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको बताए थे, ये है आपका बीजांड, ये है आपका सहायक कोशिका, ये आपका अंड कोशिका, ये दोनों आपका सहायक कोशिका है, ये अंड कोशिका है। यहाँ पर क्या होता है, प्रतिमुखी कोशिका, और यहाँ पे क्या है, ध्रुवी केंद्रक है, ये तो पता ही है। अब यहाँ से आएगा पराग नली, ये यहाँ पे इसी के अंदर घुस जाएगा। क्यों घुसेगा, क्योंकि इसके अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस है। फिलीफॉर्म क्या है, अपैरेटस है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आया होगा और इसी के अंदर घुस गया होगा, ठीक। अब ये देखिए इसमें क्या है, दोनों नरयुग्मक, यही ना बताए थे ना, ये जो है आपका, ये दो नरयुग्मक बना लेता है। या तो परागकण के अंदर ही दो नरयुग्मक डिवाइड करके बना लेगा, या तो इस नली के अंदर आते आते दो नरयुग्मक बना, लेकिन रहेगा दो नरयुग्मक, एक परागकण के अंदर दो नरयुग्मक। तो ये दोनों नरयुग्मक आएंगे, ये दोनों नरयुग्मक ये देखिए आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये दोनों नरयुग्मक आ रहे हैं, ये दोनों नरयुग्मक आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आगे घुस गए इसी में, दोनों नरयुग्मक आ गए, लगभग यहाँ तक आ गए, ठीक हो गया ना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ बताएं इसको, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कैसे बना है। हाँ, तो ये निकला कहाँ से, इसी जर्मपोर के अंदर से, जनन छिद्र के पास से निकला है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। हाँ, ये कायिक कोशिका का कायिक केंद्र आगे आगे जाता है, आगे आगे जाता है, आगे आगे जाता है, लेकिन आगे जाके ये नष्ट हो जाता है, आगे जाके क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दो नरयुग्मक ही आगे पहुंचते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चले। तो देख रहे हैं ना कि पहले क्या हुआ, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पहले परागकण वर्तिकाग्र पर गिरा,
जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरा तो पहला स्टेप ठीक है, इंटरेक्शन हो गया, टच हो गया। उसके बाद यदि सेम जाति का रहेगा, यानी अगर गुड़हल का पराग वर्तिकाग्र है, उसी जाति का परागकण रहेगा, तभी जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट कर लिया तो वो फूलना शुरू होगा, जल ग्रहण होगा और परागकण फूलना शुरू होंगे। और जैसे ही परागकण फूलेंगे तुरंत जनन छिद्र से जो आपका अंतःचोल है वो एक पराग नली बनाना शुरू कर देगा। पराग नली बनाना शुरू कर दिया। अब पराग नली में ये जो कायिक कोशिका का कायिक केंद्रक है आगे आगे बढ़ेगा, और जो आपका जनन केंद्रक है वो डिवाइड होकर तुरंत दो नर युग्मक बना लेगा। अब दो नर युग्मक पीछे पीछे आएंगे। ये पराग नली बीजांड में कहां पे घुसता है? सहायक कोशिका के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके पास है फिलीफॉर्म अपैरेटस, यही अपने आप इसको अपने आप खींचता है, तंतु रूप समुच्चय बोलते हैं। अब जैसे इसके अंदर घुसेगा दोनों नर युग्मक प्रवेश कर जाएंगे। इसको बताए थे ना, भ्रूणकोश बोलते हैं, यानी भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, ये आपको बताए थे। इन तीनों को बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, इन दोनों को बोलते हैं सहायक कोशिका, इसको बोलते हैं अंड कोशिका, यानी इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, इसको बोलते हैं एक्सेल, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। चाहे इंग्लिश में बोलिए चाहे हिंदी में, बात एक ही है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, अभी यहां तक पहुंच गया, यहां तक इंट्रैक्शन खत्म। अब होगा निषेचन, अब होगा नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलाप। ठीक है, जिसको यहाँ पे हम लोग खाली निषेचन नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दोहरा निषेचन। है दोहरा निषेचन जी, यहाँ पर 2 बार निषेचन होता है। कैसे होता है वो देखते हैं आगे, एकदम बारीक से एकदम डिटेल में हम लोग चलेंगे। वाह कितना मस्त फिगर। अरे यार ये पेन गिर गया 10,000 का। इधर देखिए, देखिए बताया ना अभी कि यहाँ से पराग नली निकला, और देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये पराग नली कहाँ घुसा है? कहाँ घुसा है? सहायक कोशिका के अंदर। कहाँ घुसा है? सहायक कोशिका के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। और यहाँ पे देखिए नीला रंग का दोनों देख रहे हैं कि नहीं? ये दोनों नीला, इसको पीला कर दिए हम। नीला रंग का देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, ये दोनों देखिए नीला रंग के क्या हैं? नीला रंग के नर युग्मक हैं, जो कि जनन केंद्रक ही डिवाइड करके नर युग्मक बनाया। अब ये नीला रंग यहाँ नहीं देख रहा है, तो यहाँ पे देखिए दोनों नीला रंग के नर युग्मक, दोनों नीले रंग के नर युग्मक दिख रहे हैं कि नहीं? अंदर घुस गए। अंदर क्या हो गए? घुस गए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि आपका दोनों नर युग्मक, आपका दोनों नर युग्मक निषेचन करते हैं। क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। कहां निषेचन करते हैं? एक नर युग्मक निषेचन करता है आपके अंड कोशिका से। कहां निषेचन करता है? अंड कोशिका से। अंड कोशिका से इंग्लिश में बोलते हैं एग सेल से। एग सेल से निषेचन करता है, एग सेल से निषेचन करता है। तो जब एक नर युग्मक एग सेल से निषेचन करेगा, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयुग्मन। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयुग्मन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगैमी। सिंगैमी, 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 सिंगैमी। एक बार निषेचन अंड कोशिका से हुआ, उसको बोलते हैं संयुग्मन। और एक नर युग्मक निषेचन करता है इस ध्रुवीय केंद्रक से। एक नर युग्मक निषेचन करता है, देखिए ये ध्रुवीय केंद्रक से, दोनों केंद्रक एक ही, इनसे निषेचन करेगा तो एक नर युग्मक ये, 2 केंद्रक ये, 3 हो जाएंगे। ये देखिए ये यन था अंड कोशिका, यानी आधा गुणसूत्र थे इसमें, और आधा गुणसूत्र नर युग्मक का था, तो आधा आधा बन गया 2n, यानी द्विगुणित संरचना बनती है संयुग्मन के बाद। द्विगुणित संरचना बनती है संयुग्मन के बाद, द्विगुणित बनता है, द्विगुणित बनता है, द्विगुणित। इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉयड, इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉयड, 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 NN2n। लेकिन 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 ध्रुवीय केंद्रक में 2 केंद्रक थे, एक आधा गुणसूत्र इसके पास होगा n, आधा गुणसूत्र इसके पास होगा n, 2n तो पहले ही है, आधा गुणसूत्र तो नर युग्मक के पास भी होगा ना। तो तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो ये जो निषेचन होता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिसमेकन। क्या बोलते हैं? त्रिसमेकन, त्रिसमेकन। और इसका दूसरा नाम है त्रिसंलयन, इसका दूसरा नाम है त्रिसंलयन, त्रिसंलयन। या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अरे इंग्लिश क्या है भाई, इंग्लिश से कुछ नहीं है। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल, अरे भैया लिखा जा ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन।
अब एक नर युग्मक जब इसके साथ संलयित हुआ तो इसको बोले ट्रिपल फ्यूजन या फिर त्रिसंलयन या त्रिसमेकन। तो एक निषेचन इसके साथ हुआ जिसको हम लोग बोले त्रिसमेकन। त्रिसमेकन त्रिसंलयन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2n ऑलरेडी था प्लस एक n नर युग्मक का, तो टोटल हो गया 3n, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोले। तो एक बार निषेचन इसके बाद हुआ इसीलिए त्रिसंलयन, और एक बार निषेचन संयुग्मन हुआ। इन दोनों के निषेचन को जब मिला दें इसका और इसका तो हम लोग बोलते हैं दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। और यही तो पेपर में आता है भाई, यही पेपर में आता है। दोहरा निषेचन क्या है? जबरी वही में कर दिए। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, बस लास्ट पेज बचा हुआ है, खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, हो गया ना? हाँ, अब इसकी थियरी देख लीजिए, लिखने के लिए थियरी देख लीजिए। दोहरा निषेचन की प्रक्रिया क्या है अभी बताए हैं कि जब पॉलन ग्रेन परागकण अंकुरित होता है, फूलता है और वह पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब बनाया जिसमें दो क्या होते हैं? नर युग्मक। अभी बताए थे जिसमें क्या होते हैं? नर युग्मक। ये नर युग्मक मेल होते हैं, पुरुष लिख दिया इसमें। यह पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक यानी आपका भ्रूणकोश में, पॉलन ट्यूब कहां पहुंच जाता है? बीजांड की थैली भ्रूणकोश में तक क्या होता है? पहुंच जाता है। इसमें दो घटनाएं होती हैं। पहला होता है सिंगैमी, संयोग लिख दिया है, इसको बोलते हैं संयुग्मन। इसको क्या बोलते हैं? संयुग्मन। तो पहला जो नर युग्मक है, प्रथम निषेचन जिसको हम लोग बोले, यानी एक आपका जो नर युग्मक है, पुरुष क्या होता है जी? एक नर युग्मक जो है वो अंडाणु से, अंड कोशिका से संयोग करता है। किसमें? प्रथम निषेचन में, जिसको हम लोग संयुग्मन बोले। परिणाम क्या होता है? जाइगोट बनता है। पीछे बैक 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 बैक, यानी ये जब निषेचन हुआ द्विगुणित, इससे बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनते हैं? जाइगोट को बोलते हैं हिंदी में युग्मनज। युग्मनज जाइगोट बनता है। और जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण 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 एम्ब्रियो 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 एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो से आगे बनेगा आपका, चलिए बताइए, तुरंत 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 बीज बनेगा। ठीक है, तो ये है ना आपका भाई, यही तो है। यानी असली निषेचन यही हुआ है जिसमें बीज बना, भ्रूण बना, जाइगोट बना। क्योंकि हम लोग भी तो जाइगोट से बने, तो हम लोग भी असली निषेचन हुआ ना। तो आखिर ये वाला निषेचन क्यों हुआ, इसको भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, आगे निषेचन इधर देखिए। यानी कि जो सिंगैमी है, प्रथम निषेचन हुआ, यानी एक नर युग्मक अंड कोशिका से जब संलयित करता है, एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से संलयित करेगा, ये नर युग्मक इसे संलयित करेगा, तब इसको बोलेंगे संयुग्मन। और संयुग्मन के पश्चात बनता है युग्मनज, और युग्मनज आगे चल के क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। अब दूसरा निषेचन देखिए, दूसरा निषेचन आगे 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 आगे। दूसरा निषेचन को हम बताए ना ट्रिपल फ्यूजन, क्या इसको हम लोग बोलते हैं? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन या इंग्लिश में बोलते हैं, अरे एक और नाम है त्रिसमेकन। इसको द्वितीय निषेचन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम बार निषेचन उसमें हुआ, दूसरा निषेचन इसमें हुआ। दूसरा जो नर युग्मक है, दूसरा जो नर युग्मक है वो दोनों ध्रुवी केंद्रक के साथ, ध्रुवी केंद्रक नाभिक बोल लिख दिया, ध्रुवी केंद्रक के साथ संयोग करता है। और संयोग करने के बाद बताया था ना, ध्रुवी केंद्रक में दो केंद्रक हैं, तो जिसके लिए 2n तो पहले था, एक नर युग्मक जाके 3n बना लिया। जब 3n बनता है, जिससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष। अब ये भ्रूणपोष क्या करता है? जब जाइगोट बनने के बाद, प्रथम निषेचन में देखिए जाइगोट के बनने के बाद भ्रूण बना ना, उस भ्रूण को पोषण देने के लिए ये भ्रूणपोष बनता है, उसको पोषण देता है ताकि वो भ्रूण का विकास कर सके। इसलिए इसमें दो बार निषेचन होता है, जिसको हम लोग दोहरा निषेचन। उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर हम लोग करेंगे अगले दिन नए जोश के साथ। धन्यवाद।